हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। साहित्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज है क्लास 38। आज है PYQ की क्लास 38। मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लोग दिसंबर 2018 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इसके पहले मैंने क्लास 36 और क्लास 37 में दिसंबर के ही पेपर को सॉल्व करवाया है। मैं आपको बता दूँ कि इसमें हम लोग डेली 25 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, वो भी PYQ के। ठीक ना। ये क्लास हिंदी UGC नेट GRE वालों के लिए है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक क्लास 36 में करवाया था मैंने, और क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक क्लास 37 में करवाया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से 75 तक सॉल्व करेंगे पूरे व्याख्या के साथ। आप लोग बने रहिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसके पहले PYQ को सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे PYQ को सॉल्व करवाया है। ठीक, तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 51। मैं आपको बता दूं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सही अनुक्रम लगाना है। 5 प्रश्न सही अनुक्रम वाले होंगे और उसके बाद बाकी जो प्रश्न है 20 प्रश्न वो अभिकथन और तर्क वाले हैं। ठीक ना, मतलब कि उस प्रश्नों को किस तरह सॉल्व किया जाता है मैं बताऊंगा आपको। तो देखो, प्रश्न संख्या 51 में लिखा है कि अंधायुग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम है। अंधायुग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम कौन सा है? ए में लिखा है पहले कौरव नगरी, फिर उसके बाद अश्वत्थामा का अर्धसत्य, उसके बाद पशु का उदय, उसके बाद गांधारी का शाप। बी में पहले कौरव नगरी, उसके बाद पशु का उदय, गांधारी का शाप, अश्वत्थामा का अर्धसत्य। और 4 में पहले है, सी में पहले है कि पशु का उदय, कौरव नगरी, अश्वत्थामा का अर्धसत्य और गांधारी का शाप। और डी में पहले कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य और गांधारी का शाप। तो 51 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो, इसमें से विकल्प डी जो है वो सही होगा। पहले आएगा कौरव नगरी, उसके बाद पशु का उदय, उसके बाद आएगा अश्वत्थामा का अर्धसत्य, उसके बाद आएगा गांधारी का शाप। तो 51 का डी जो है वो सही है। आंसर डी है। लिखा है कि अंधायुग धर्मवीर भारती द्वारा लिखित गीति नाट्य है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी में है। इस गीति नाट्य के अंक शीर्षकों का सही क्रम इस प्रकार है: कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य और गांधारी का शाप। प्रश्न संख्या 52। लिखा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही क्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। ए में पहले है कि आज का अतीत, सहचर है समय, टुकड़े टुकड़े दास्तान और क्या भूलूं क्या याद करूं। बी में है पहले क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तान, सहचर है समय, उसके बाद आज का अतीत। सी में पहले क्या भूलूं क्या याद करूं, आज के अतीत, सहचर है समय, टुकड़े टुकड़े दास्तान। और डी में है सहचर है समय, आज के अतीत, टुकड़े टुकड़े दास्तान और क्या भूलूं क्या याद करूं। तो 52 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो, सबसे पहले आएगा कि क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969। उसके बाद आएगा टुकड़े टुकड़े दास्तान, 1986। उसके बाद आएगा सहचर है समय, 1991। उसके बाद है आज का अतीत, सन 2003। आगे लिखा है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आगे लिखा है 52 का विकल्प बी जो है वो सही है। देखो यहाँ पे लिखा है ना कि आंसर बी, लिखा है, देखो यहाँ पे आंसर बी है। आंसर बी है, लिखा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही क्रम है क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969। जैसे कि मैंने बताया प्रकाशन वर्ष भी बता रहा हूँ, और इसके लेखक कौन है वो है हरिवंश राय बच्चन। तो आपको जानकारी हो गई ना। प्रश्न में पूछा गया था मतलब कि सही अनुक्रम लगाना था, क्या भूलूं क्या याद करूं, लेकिन आपको प्रकाशन वर्ष भी पता चल गया और इसके लेखक हैं ये भी पता चल गया। टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 ईस्वी किसका है? अमृतलाल नागर का है। सहचर है समय 1991 ईस्वी, ये किसका? ये है रामदास मिश्र का है। और आज के अतीत सन 2003 ईस्वी, ये किसका? ये विश्व साहनी की आत्मकथा है, आज के अतीत। प्रश्न संख्या 53। लिखा है कि कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम है। कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम है। देख अलंकार, उसके बाद रस, उसके बाद ध्वनि, उसके बाद रीति। बी में पहले रस है, अलंकार, रीति, ध्वनि,
सी में पहले ध्वनि है, उसके बाद रीति है, उसके बाद रस है, उसके बाद अलंकार है, और डी में रीति है, रस है, ध्वनि है, उसके बाद अलंकार है। तो 53 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? 53 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो 53 का विकल्प बी जो है वो सही होगा, पहले रस सिद्धांत। कब? दूसरी सदी में। इसके आचार्य कौन थे? वो थे भरत मुनि। अलंकार 6वीं सदी। आचार्य कौन थे? भामा थे। और रीति सिद्धांत की अगर बात करें तो ये इसका समय था 8वीं सदी था, और इसके आचार्य वामन थे। और ध्वनि की अगर बात करें तो ध्वनि 9वीं सदी, और इसके आचार्य कौन थे? आनंद वर्धन थे। तो 53 का विकल्प बी जो है वो सही है। देखो यहाँ पे लिखा आंसर भी, लिखा सिद्धांत, समय और आचार्य। रस सिद्धांत दूसरी सती, इसके आचार्य कौन थे? भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि, सॉरी। अलंकार सिद्धांत, इसका समय 6वीं सदी, और इसका आचार्य भामा है। रीति सिद्धांत 8वीं सदी, वामन है। और ध्वनि सिद्धांत ये 9वीं सदी का है, आनंद वर्धन है। देखो पूछा भी जाता है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके इसको रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 54, लिखा है कि काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम है। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? ए में पहले काव्य आदर्श, उसके बाद काव्य मीमांसा, उसके बाद वक्रोक्ति जीवतम, उसके बाद ध्वन्यालोक, उसके बाद है ध्वन्यालोक। देखिए जैसे कि आप लोग को पता है कि धान का समय है, तो बाहर थोड़ा धान लोग पीट रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, ठीक ना। बी में कि पहले ध्वन्यालोक, उसके बाद वक्रोक्ति जीवतम, उसके बाद है काव्य मीमांसा, उसके बाद है काव्य दर्श। सी में काव्य आदर्श, ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा, वक्रोक्ति जीवतम। और डी में पहले काव्य मीमांसा, काव्य आदर्श, ध्वन्यालोक और वक्रोक्ति जीवतम। तो 54 के इनमें से कौन सा विकल्प सही है? काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो वो है विकल्प सी, काव्य आदर्श, ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा और वक्रोक्ति जीवतम। तो 54 का सी जो है वो सही है। आगे लिखा है, देखो काव्य आदर्श, इसका समय था 7वीं सदी, और इसके ग्रंथकार कौन थे? दंडी थे। ग्रंथ है ध्वन्यालोक, इसके ग्रंथकार कौन थे? आनंद वर्धन थे। समय 9वीं सदी। काव्य मीमांसा, इसके ग्रंथकार कौन है? राजशेखर। ग्रंथकार कौन है? राजशेखर, 9वीं सदी उत्तरार्ध। और उसके बाद है वक्रोक्ति जीवतम, इसके जो ग्रंथकार वो हैं कुंतक हैं, और इसका समय था 10वीं सदी। यहाँ पे ग्रंथकार, ग्रंथ और समय का यहाँ पे नाम दिया गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रश्न संख्या 55, लिखा है कि जन्म वर्ष के अनुसार पाश्चात्य विचारों का सही अनुक्रम है। जन्म वर्ष के अनुसार पाश्चात्य विचारों का सही अनुक्रम है। ए आई रिचर्ड्स, उसके बाद है ऑस्कर वाइल्ड, उसके बाद है मैथ्यू अर्नाल्ड, उसके बाद है सैमुअल टेलर कॉलरिज। बी में पहले सैमुअल टेलर कॉलरिज, उसके बाद मैथ्यू अर्नाल्ड, उसके बाद ऑस्कर वाइल्ड, उसके बाद है आई रिचर्ड्स। सी में पहले मैथ्यू अर्नाल्ड है, फिर सैमुअल टेलर कॉलरिज है, फिर ऑस्कर वाइल्ड है, उसके बाद है आई रिचर्ड्स। और डी में पहले ऑस्कर वाइल्ड है, उसके बाद आई रिचर्ड्स है, उसके बाद सैमुअल टेलर कॉलरिज, उसके बाद मैथ्यू अर्नाल्ड है। तो 55 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो सबसे पहले आएंगे सैमुअल टेलर कॉलरिज, जन्मकाल 1772 है। मैथ्यू अर्नाल्ड 1822 ईस्वी है जन्मकाल। ऑस्कर वाइल्ड, इसका जन्मकाल है 1856। और आई रिचर्ड, इसका जन्मकाल है 1893 ईस्वी। तो 55 का विकल्प बी जो है वो सही है। पहले आगे लिखा है वहाँ पे देख लेते हैं। देखिए सैमुअल टेलर कॉलरिज 1772 ईस्वी, मैथ्यू अर्नाल्ड 1822 ईस्वी, ऑस्कर वाइल्ड 1856 ईस्वी, और आई रिचर्ड 1893 ईस्वी। तो आंसर बी जो है वो सही है 55 का। प्रश्न संख्या 56, लिखा है इसमें कि प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक स्थापना है और दूसरा क्या है? तर्क है। कूट में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे अभिकथन ए में लिखा है कि काव्य श्रवण या नाट्य दर्शन से आविर्भूत रस
आनंद का ही पर्याय होता है। तर्क आर में लिखा है क्योंकि पश्चिम शास्त्रों में रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? ए में है कि ए सही आर गलत, बी में कि ए सही आर सही, सी में कि ए गलत आर गलत और डी में कि ए गलत आर सही। तो 56 के इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? सही होगा, तो 56 का विकल्प सही होगा। अब विकल्प ए सही आर गलत। मतलब ये सही अभिकथन सही है कि काव्य श्रवण या नाट्य दर्शन से आविर्भूत रस आनंद का ही पर्याय होता है, ये बात सही है। और तर्क जो है वो गलत है क्योंकि पश्चिमी शास्त्रों में रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है, ये बात गलत है। तो ए जो है वो सही है, ए सही आर गलत। देखो यहाँ पे लिखा है काव्य श्रवण या नाट्य दर्शन से आविर्भूत रस आनंद का ही पर्याय होता है, यह कथन सत्य है क्योंकि सहृदय पाठक या दर्शक को काव्य से या नाटक देखने से जो भाव उत्पन्न होता है वह आनंद की अनुभूति करता है। सही बात, मतलब क्या, अगर आप कोई नाटक देख रहे हैं, चाहे मतलब कोई फिल्म देख रहे हैं, अगर उसको देखने से क्या होता है, आपको आनंद की अनुभूति होती है ना, तो वहीं यहाँ पे बता रहा है। भारतीय शास्त्रों में, कहाँ पे? भारतीय शास्त्रों में, पश्चिमी शास्त्रों में नहीं, भारतीय शास्त्रों में रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है, न कि पश्चिमी शास्त्रों में। वहाँ पे क्या लिखा था कि पश्चिमी शास्त्रों में रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है, लेकिन ये बात गलत है। वो भारतीय शास्त्रों में रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है। फर्क बस इतना है कि पश्चिमी शास्त्रों की जगह भारतीय शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्मानंद को समानार्थी कहा गया है, रस के समानार्थी। तो अतः कथन ए सही है किंतु आर जो है वो गलत है। प्रश्न संख्या 57 लिखा है कि, यहाँ पे वही फिर लिखा है, इसको छोड़ देते हैं। अभी कथन ए में लिखा है कि रस न तो निर्विकल्प ज्ञान का विषय है और न सविकल्पक। अभी कथन ए में है कि रस न तो निर्विकल्प ज्ञान का विषय है और न ही सविकल्प। तर्क आर में क्योंकि रस की प्रतीत में श्रृंगार वीर हास्य करुण आदि रस विशेष रूप से आभासित होते हैं, इसलिए रस निर्विकल्प ज्ञान का विषय नहीं है। ए में ए सही आर सही, बी में ए सही आर गलत और डी में ए गलत आर सही। तो 57 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो, इसमें से रस न तो निर्विकल्प ज्ञान का विषय है और न ही सविकल्प, ये बात तो सही है। लेकिन तर्क आर में जो लिखा है क्योंकि रस की प्रतीत में श्रृंगार वीर हास्य करुण आदि रस विशेष रूप से आभासित होते हैं, इसलिए रस निर्विकल्प ज्ञान का विषय नहीं है, ये बात गलत है। तो ए सही बी गलत किस में है? ए सही आर गलत किस में है? तो विकल्प बी में है। तो 57 का विकल्प बी जो वो सही, ए सही आर गलत। देखो यहाँ पे लिखा भी कि रस न तो निर्विकल्प ज्ञान का विषय है और न ही सविकल्प। कथन सही है क्योंकि रस की प्रतीत में श्रृंगार वीर हास्य करुण विभत्स आदि रस विशेष रूप से आवासित होते हैं, इसलिए इस निर्विकल्प ज्ञान का विषय है। जबकि तर्क में दिया गया है कि इस निर्विकल्प ज्ञान का विषय नहीं है। वहाँ पे देखो, वहाँ पे क्या दिया है कि इसलिए रस निर्विकल्प ज्ञान का विषय नहीं है, यहाँ पे नहीं लिख दिया है, तो इसलिए ये गलत है। यहाँ पे सिर्फ दिया रहता कि इसलिए रस निर्विकल्प ज्ञान का विषय है, तो ये भी सही रहता। यहाँ पे नहीं लिखा है, तो इसलिए तर्क जो है वो गलत है। तो अतः अभिकथन ए सही और तर्क आर जो है वो गलत है। इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे लिखा अभिकथन ए में लिखा है कि काव्य और कला सृजन संघर्ष का फल है। तर्क आर में क्योंकि सृजनशील व्यक्तित्व गतिशीलता के साथ अपने समय के अभावों और दबावों से जूझता है। ए में है कि ए सही आर गलत, बी में कि ए गलत आर सही, सी में कि ए गलत आर गलत और डी में कि ए सही आर सही। तो 58 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? इनमें से विकल्प कौन सा सही होगा? तो देखो ये दोनों ही सही होगा, विकल्प डी जो है वो सही है। काव्य और कला सृजन संघर्ष का फल है, ये बात सही है। और तर्क में है क्योंकि सृजनशील व्यक्तित्व गतिशीलता के साथ अपने समय के अभावों और दबावों से जूझता है, तो ये भी बात सही है। तो अभिकथन ए और तर्क आर जो है वो दोनों सही है, तो विकल्प डी जो है वो सही है 58 का। काव्य और कला सृजन संघर्ष का फल है
क्योंकि सृजनशील व्यक्तित्व गतिशीलता के साथ अपने समय के अभावों और दबावों से जूझता है। अतः अभिकथन ए और तर्क आर जो है वो दोनों सही है। प्रश्न संख्या 59 है कि कला विज्ञान का एक प्रकार और सत्य की उपलब्धि की एक साधना है। तर्क आर में क्योंकि कला जगत में भी कलाकार के चित्त में जब वस्तु सत्य उद्भासित होता है तभी वह श्रेष्ठ कला रचना में प्रवृत्त होता है, इसलिए हर महान कलाकृति सत्य में समन्वित होती है। ए में कि ए गलत आर सही, बी में कि ए सही आर सही, सी में कि ए गलत आर गलत और डी में कि ए सही आर गलत। तो 59 का विकल्प इसमें से कौन सा सही होगा? 59 का विकल्प इसमें से कौन सा सही होगा? तो देखो ये दोनों ही बातें क्या है, सही है। विकल्प बी जो वो सही है, ए सही और आर सही। आगे लिखा है, इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कला विज्ञान का एक प्रकार और सत्य की उपलब्धि की एक साधना है, सही है। कला विज्ञान का एक प्रकार और सत्य की उपलब्धि का क्या है, एक साधना है, ये बात सही है। क्योंकि कला जगत में भी कलाकार के चित्त में जब वस्तु सत्य उद्भासित होता है तभी वह श्रेष्ठ कला रचना में प्रवृत्त होता है, इसलिए हर महान कलाकृति सत्य से संबंधित होता है, सही है। अतः ए और आर दोनों क्या है, वो सही है। प्रश्न संख्या 60 लिखा है अभिकथन ए में कि मिथक शास्त्र मनुष्य की मानसिक संरचना को समझने की एक भ्रामक विद्या है। तर्क आर में क्योंकि यह एक असत्य कथा, मिथ्या और कोरी कल्पना है। ए में कि ए सही आर सही, बी में कि ए गलत आर गलत, सी में कि ए गलत आर सही आर गलत और डी में कि ए सही आर गलत। तो 60 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो 60 का इनमें से विकल्प सही होगा विकल्प सी। ये दोनों के दोनों क्या है, वो गलत है। ये भी गलत, ये भी गलत है और ये भी गलत है। मिथक शास्त्र मनुष्य की मानसिक संरचना को समझने की एक भ्रामक विद्या है, ये बात गलत है। क्योंकि यह एक असत्य कथा, मिथ्या और कोरी कल्पना है, ये भी बात गलत है। दोनों क्या है, गलत है। देखो आंसर सी लिखा है कि मिथक शास्त्र मनुष्य की मानसिक संरचना को समझने की एक भ्रामक विद्या, ये कथन क्या है, गलत है। क्योंकि मिथक शास्त्र काल्पनिक संरचना है जो रूढ़िवादी होती है। क्या ये रूढ़िवादी होती है? तर्क क्योंकि यह एक असत्य कथा, मिथ्या अथवा कोरी कल्पना है, ये बात गलत है। क्योंकि मिथक शास्त्र में भी कुछ सत्य कथा तथा कुछ यथार्थवादी तथ्य होती है, ठीक ना। तो अतः ए और आर दोनों क्या है, गलत है। प्रश्न संख्या 61 अभिकथन ए में लिखा है कि संचारी भावों के उदय होने से रसावस्था को स्थायित्व प्राप्त होती है। भाव, अनुभाव तथा संचारी भाव स्थायी भावों के सहायक और वर्धक होते हैं। ए में कि ए गलत आर सही, बी में कि ए सही आर सही, सी में कि ए गलत आर गलत और डी में कि ए सही आर गलत। तो 61 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो 61 का इसमें से ए विकल्प जो है वो सही है। संचारी भाव के उदय होने से रसावस्था को स्थायित्व प्राप्त होता है, ये बात गलत है। और तर्क आर में लिखा है क्योंकि विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव स्थायी भावों के सहायक और वर्धक होते हैं, ये बात सही है। तो ए गलत आर सही। तो विकल्प ए जो है वो सही 61 का। संचारी भावों के उदय होने से रसावस्था को स्थायित्व प्राप्त होता है, यह कथन गलत है। क्योंकि विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव स्थायी भावों के सहायक और वर्धक होते हैं, अतः कथन ए गलत तथा आर क्या है, सही है। प्रश्न संख्या 62 इसमें लिखा है कि अभिकथन ए में कि छायावाद रीति काव्य की भांति शुद्ध मानस प्रेम का काव्य है। तर्क आर में लिखा है क्योंकि छायावादी कविता में व्यक्तिनिष्ठ वासना की अभिव्यक्ति हुई है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही? ए में कि ए गलत आर सही, बी में कि ए गलत आर गलत, सी में कि ए सही आर सही और डी में कि ए सही आर गलत। तो 62 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो ये दोनों की दोनों बातें क्या गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत है। छायावादी रीति काव्य की भांति शुद्ध मानस प्रेम का काव्य, ये बात गलत है। और तर्क में लिखा है क्योंकि छायावादी कविता में व्यक्तिनिष्ठ वासना की अभिव्यक्ति हुई है, ये बात गलत है। तो दोनों क्या, ये गलत है।
आंसर बी में मतलब आंसर बी है, लिखा है कि छायावाद रीतिकाल की भांति शुद्ध मानसल प्रेम का काव्य है, सही नहीं है। क्या ये सही नहीं? इसलिए कि छायावाद में प्राकृतिक चित्रण, सौंदर्यबोध तथा रहस्यवाद के साथ साथ मानसल प्रेम तथा देश प्रेम की भावना विद्यमान है। क्योंकि छायावाद कविता में व्यक्तिनिष्ठ वासना की अभिव्यक्ति नहीं हुई। ठीक, तो इसीलिए ए गलत और आर क्या है, ए और आर दोनों क्या है, गलत है। प्रश्न संख्या 63। प्रश्न संख्या 63 लिखा है इसमें कि बिंब विधान और चित्रात्मकता काव्य में महत्वपूर्ण उपादान है। इनसे कविता में सौंदर्य की वृद्धि होती है, किंतु ये साध्य नहीं है। तर्क आर में लिखा है क्योंकि कला की शक्ति का मूल स्रोत मिट्टी और जीवन है। कोर बिंबों का खेल कोरी आतिशबाजी का कर्म है। इनमें से कौन सा विकल्प सही? ए में है कि ए सही आर सही, बी में कि ए सही आर गलत, सी में कि ए गलत आर गलत और डी में कि ए गलत आर सही। तो 63 का विकल्प इसमें से कौन सा सही है? तो देखो, अभिकथन ए को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा है कि बिंब विधान और चित्रात्मकता काव्य में महत्वपूर्ण उपादान है। इनसे कविता में सौंदर्य की वृद्धि होती है, किंतु ये साध्य नहीं। ये बात सही है। ये बात क्या सही है? तर्क आर में लिखा है क्योंकि कला की शक्ति का मूल स्रोत मिट्टी और जीवन है। कोर बिंबों का खेल कोरी आतिशबाजी का काम है। ये भी बात सही है। तो 63 का जो है वो विकल्प ए जो है वो सही है कि ए सही आर सही, दोनों सही है। 63 आंसर ए में है कि बिंब विधान और चित्रात्मकता काव्य में महत्वपूर्ण उपादान है। इनसे कविता में सौंदर्य की वृद्धि होती है, किंतु ये साध्य नहीं। ये बात सही है क्योंकि कला की शक्ति का मूल स्रोत मिट्टी और जीवन है। कोर बिंबों का खेल कोरी आतिशबाजी का काम है। अभिकथन ए और तर्क आर जो है दोनों सही है। प्रश्न संख्या 64 अभिकथन ए में लिखा है कि वीरता का अनुकरण किया जा सकता है, वैसे ही जैसे मन की प्रसन्नता उधार ली जा सकती है। तर्क आर में क्योंकि वीरता का संबंध शरीर बल से होता है, मनोबल से नहीं। ए में कि ए सही आर सही, बी में कि ए सही आर गलत, सी में कि ए गलत आर सही और डी में कि ए गलत आर गलत। तो 64 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो, अभिकथन ए को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा है कि वीरता का अनुकरण किया जा सकता है, वैसे ही जैसे मन की प्रसन्नता उधार ली जा सकती है। ये बात गलत है। ये बात क्या है? गलत है। और तर्क आर में है क्योंकि वीरता का संबंध शरीर बल से होता है, मनोबल से नहीं। तो ये भी गलत है। तो 64 का दोनों क्या है? गलत है। तो विकल्प डी जो वो सही, ए गलत आर गलत। देखो, वीरता का अनुकरण किया जा सकता है, वैसे ही जैसे मन की प्रसन्नता उधार ली जा सकती है। गलत है क्योंकि वीरता का अनुकरण संभव है। वीरता का जो अनुकरण है वो क्या है? संभव है, पर विश्वास आदि से, न कि मन की प्रसन्नता उधार लेकर, क्योंकि वीरता का संबंध शरीर बल के साथ मनोबल से भी है। अतः ए और आर क्या है? दोनों गलत है। प्रश्न संख्या 65 लिखा है कि परंपरा रूढ़ि पालन नहीं है, आधुनिकता की पक्षधर है। तर्क आर में क्योंकि परंपरा में अतीत के प्रति आसक्ति और परिवर्तन का निषेध होता है। ए में कि ए सही आर गलत, बी में कि ए गलत आर गलत, सी में कि ए सही आर सही और डी में कि ए गलत आर सही। तो 65 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो, अगर अभिकथन को ध्यान से पढ़ेंगे, अभिकथन ए को, तो लिखा है कि परंपरा रूढ़ि पालन नहीं, आधुनिकता की पक्षधर है। क्या है? तो ये बात सही है। तर्क आर में लिखा है क्योंकि परंपरा में अतीत के प्रति आसक्ति और परिवर्तन का निषेध होता है। ये बात गलत है। तो गलत किस में है? तो विकल्प ए में कि सही आर गलत। 65 का जो है वो सही है। देखो, आंसर है परंपरा रूढ़ि पालन नहीं है, आधुनिकता की पक्षधर है। क्योंकि परंपरा में अतीत के प्रति आसक्ति तो है, किंतु परिवर्तन का निषेध नहीं होता। अतः कथन ए और आर क्या है? गलत है। ए सही तथा आर क्या है? गलत है।
प्रश्न संख्या 66 लिखा है यहाँ पे कि उपभोक्तावादी सभ्यता से असंतोष भाववादी बुद्धिजीवियों के लिए स्वाभाविक है। अभिकथन ए में लिखा है कि उपभोक्तावादी सभ्यता से असंतोष भाववादी बुद्धिजीवियों के लिए स्वाभाविक है। तर्क आर में क्योंकि उनके अनुसार इस सभ्यता में मानव मूल्यों में गिरावट आई है। ए में कि ए सही आर गलत, बी में कि ए गलत आर सही, सी में कि ए गलत आर गलत और डी में कि ए सही आर सही। तो 66 का विकल्प इसमें से कौन सा सही होगा? तो देखो अभिकथन ए को फिर से पढ़ेंगे कि उपभोक्तावादी सभ्यता से असंतोष भाववादी बुद्धिजीवियों के लिए स्वाभाविक है। ये बात सही है। तर्क आर में लिखा है क्योंकि उनके अनुसार इस सभ्यता में मानव मूल्यों में गिरावट आई है। ये भी बात सही है। तो दोनों क्या सही है? तो दोनों किस में है? तो डी में कि ए सही आर सही। तो 66 का डी जो है वो सही है। देखो आंसर डी है। अतः कथन ए व तर्क आर क्या है? दोनों सही है। ऊपर वही लिखा है, इसको छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 67 अभिकथन ए में लिखा है कि सौंदर्य कारक धर्मों को अलंकार कहते हैं। तर्क आर में लिखा है लेकिन इनका कल्पना से कोई संबंध नहीं होता। तो देखो ए में कि ए सही आर गलत, बी में कि ए सही आर सही, सी में कि ए गलत आर गलत और डी में कि ए गलत आर सही। तो 67 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो अभिकथन ए में कि सौंदर्य कारक धर्मों को अलंकार कहते हैं। ये बात तो सही है, लेकिन तर्क आर में है कि का कल्पना से कोई संबंध नहीं होता है। तो ये बात गलत है। ए सही आर गलत किसमें है? तो विकल्प ए में है। तो विकल्प ए जो वो सही है 67 का। यहाँ पे आंसर है सौंदर्य कारक धर्मों को अलंकार कहते हैं। ये बात सही है, क्योंकि इनकी कल्पना से संबंध होता है तभी तो काव्य में कवि द्वारा कल्पना करके जीव जगत नायिका वर्णन वीरा वर्णन में चमत्कारपूर्ण उक्तियाँ कहता है। अतः कथन ए सही है तथा आर क्या है? गलत है। वो यहाँ पे लिखा है ना कि लेकिन इनका कल्पना से कोई संबंध नहीं होता है। तो ये बात गलत है, इनका कल्पना से संबंध होता है। प्रश्न संख्या 68 अभिकथन ए में लिखा है क्लासिक नाटक देश कालातीत नहीं होता। तर्क आर में क्योंकि क्लासिक नाट्य रचना एक गतिशील पाठ है। ए में कि ए सही आर गलत, बी में कि ए गलत आर सही, सी में कि ए गलत आर गलत और डी में कि ए सही आर सही। तो 68 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? फिर से हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है कि क्लासिक नाटक देश कालातीत नहीं होता है। तो ये बात क्या है? ये बात गलत है, होता है। और तर्क आर में लिखा है क्योंकि क्लासिक नाट्य रचना एक गतिशील पाठ है। ये बात सही है। तो ए जो है वो गलत है, आर सही है। तो किस में है? तो विकल्प बी में है। तो विकल्प बी जो वो सही है 68 का। तो क्लासिक मतलब प्राचीन या शास्त्रीय नाटक देश कालातीत नहीं होता। यह कथन गलत है। यह कथन क्या है? वो गलत है। क्लासिक नाटक देश कालातीत होता है क्योंकि क्लासिक नाट्य रचना एक गतिशील पाठ है। अतः कथन ए गलत है और तर्क आर जो वो सही है। प्रश्न संख्या 69 अभिकथन ए में लिखा कि जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक स्वतंत्रता और गणतंत्र का यूटोपिया है। तर्क आर में इसलिए इन पर वर्तमान से पलायन और इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का सही आरोप लगा। ए में कि ए गलत आर सही, बी में कि ए सही आर सही और सी में कि ए सही आर गलत और डी में कि ए गलत आर गलत। तो 69 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प जो है वो सही होगा। तो देखो फिर से अभिकथन को पढ़ते हैं कि जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक स्वतंत्रता और गणतंत्र का यूटोपिया है। क्या है? यूटोपिया। तो ये बात सही है। तर्क आर में इसलिए उन पर वर्तमान से पलायन और इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का सही आरोप है। तो ये बात गलत है। ए गलत, ए सही आर गलत किस में है? तो विकल्प सी में है। तो विकल्प सी जो वो सही 69 का। देखो जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक स्वतंत्रता और गणतंत्र का यूटोपिया मतलब आदर्श राज्य है। सही बात है। इसलिए उन पर वर्तमान से पलायन और इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का सही आरोप लगा। यह तर्क क्या है? गलत है। अभिकथन ए सही तथा तर्क आर जो है वो गलत है।
प्रश्न संख्या 70। अभिकथन में लिखा कि मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृत के आख्याता हैं। तर्क आर में कि इसलिए उनके काव्य में आधुनिक दृष्टिबोध नहीं मिलता। ए में कि ए सही आर गलत, बी में कि ए गलत आर सही, और सी में कि ए सही आर सही, और डी में कि ए गलत आर गलत। तो 70 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो, मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति के आख्याता हैं, ये बात सही है। अभिकथन क्या है? वो सही है। इसलिए उनके काव्य में आधुनिक दृष्टिबोध नहीं मिलता, गलत बात मिलता है। इसलिए उनके काव्य में आधुनिक दृष्टिबोध नहीं मिलता, तो मिलता है, ये बात गलत है। तो ए सही आर गलत किस में है? तो विकल्प ए में है। तो 70 का विकल्प ए जो वो सही है। देखो आंसर है अभिकथन ए सही तथा आर तर्क आर क्या है? वो गलत है। वहाँ पे वही लिखा है। प्रश्न संख्या 71। अभिकथन ए में लिखा है कि भ्रम, कल्पना और प्रातिविज्ञान के विरुद्ध प्रत्यक्ष और ठोस अनुभव को महत्व देना आधुनिक का प्रमुख लक्षण माना जा सकता है। तर्क आर में इस अनुभववादी दृष्टिकोण का प्रभाव काव्य की रचना प्रक्रिया और रसास्वादन की प्रणाली पर भी जो पड़ता है। ए में कि ए गलत आर सही, बी में कि ए गलत आर गलत, सी में कि ए सही आर गलत, और डी में कि ए सही आर सही। तो 71 के इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो, अभिकथन ए में लिखा है कि भ्रम, कल्पना और प्रातिविज्ञान के विरुद्ध प्रत्यक्ष और ठोस अनुभव को महत्व देना आधुनिक का प्रमुख लक्षण माना जा सकता है, ये बात सही है। तर्क आर में कि इस अनुभववादी दृष्टिकोण का प्रभाव काव्य की रचना प्रक्रिया और रसास्वादन की प्रणाली पर भी पड़ता है, ये भी बात सही है। तो दोनों सही है। तो विकल्प डी जो है वो सही है 71 का। यहाँ पे वही लिखा है कि अतः स्थापना ए तथा तर्क आर दोनों क्या है? वो सही है। आंसर डी है वो सही है। प्रश्न संख्या 72। अभिकथन में लिखा है कि वे शब्द जो आज अमूर्त विचारों के वाहक हैं, आरंभ में अनुभूत वस्तुओं के व्यंजक थे। तर्क आर में इसलिए सादृश्य विधान भाषा की मूल प्रकृति नहीं है। ए में कि ए सही आर गलत, बी में कि ए गलत आर गलत, सी में कि ए सही आर सही, और डी में कि ए गलत आर सही। तो 72 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो, वे शब्द जो आज अमूर्त विचारों के वाहक हैं, आरंभ में अनुभूत वस्तुओं के व्यंजक थे, ये बात सही है। इसलिए सदृश्य विधान भाषा की मूल प्रकृति नहीं है, ये बात गलत है। ए सही आर गलत किस में है? तो विकल्प ए में है। तो 72 का विकल्प ए जो वो सही है। यहाँ पे डी ने आंसर क्या है? आंसर ए है। लिखा है कि वे शब्द जो आज अमूर्त विचारों के वाहक हैं, आरंभ में अनुभूत वस्तुओं के व्यंजक थे। कथन क्या वो सत्य है। तर्क इसलिए सदृश्य विधान भाषा की मूल प्रकृति है। इसलिए सादृश्य विधान क्या है? वो भाषा की मूल प्रकृति है, ये सही बात है। किंतु तर्क में क्या दिया था? तर्क में दिया था कि सदृश्य विधान भाषा की मूल प्रकृतिक नहीं है। वहाँ पे क्या लिखा था? मूल प्रकृतिक नहीं है, तो इसीलिए वो क्या है? गलत है। तो अभिकथन ए सही है तथा तर्क क्या है? वो गलत है। देखिए यहाँ पे लिखा था ना कि इसलिए सदृश्य विधान भाषा की मूल प्रकृतिक नहीं है, यहाँ पे नहीं है लिखा था, तो इसीलिए गलत था। इसलिए क्या है? गलत है। प्रश्न संख्या 73। अभिकथन ए में है कि प्रगतिवादी कवियों ने अधिकांशतः प्रकृति के उन्हीं रूपों का चित्रण किया है जिनमें उन्हें मनुष्य के सामाजिक जीवन की कोई गहरी अर्थ छाया दिखाई पड़ी। तर्क आर में इसलिए इसमें सुपरिचित ग्राम्य प्रकृति के स्थान पर प्रकृति का वन्य और पर्वतीय रूप चित्रित हुआ है। ए में कि ए गलत आर सही, बी में कि ए गलत आर गलत, सी में कि ए सही आर गलत, और डी में कि ए सही आर सही। तो 73 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो, 73 का जो वो विकल्प सी जो वो सही है, कि ये सही है। अभिकथन ये जो वो सही है और आर क्या है? वो गलत है, आर गलत है। लिखा है यहाँ पे कि प्रगतिवादी कवियों ने अधिकांशतः प्रकृति के उन्हीं रूपों का चित्रण किया है जिनमें उन्हें मनुष्य के सामाजिक जीवन की कोई गहरी अर्ध छाया दिखाई पड़ी, ये बात सही है। और तर्क आ रहा है कि इसलिए इसमें सुपरिचित ग्राम्य प्रकृति के स्थान पर प्रकृति का वन्य और पर्वतीय रूप चित्रित हुआ है, ये बात गलत है। तो आंसर क्या सी है।
आंसर सी यहाँ पे वही लिखा है कि अभिकथन ए सही है किंतु तर्क आर क्या है वो गलत है। देखो क्यों गलत है तर्क आर, इसलिए इसमें सुपरिचित ग्राम्य प्रकृति के स्थान पर प्रकृति का वन्य और पर्वतीय रूप चित्रित हुआ है। ये क्या है, ये गलत है। प्रश्न संख्या 74, अभिकथन ए में लिखा है कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। तर्क आर में लेकिन लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती। ए में कि ए सही आर सही, बी में कि ए गलत आर गलत, सी में कि ए गलत आर सही और डी में कि ए सही आर गलत। तो 74 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखो अभिकथन ए में कि कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, ये बात तो सही है। लेकिन तर्क आर में लिखा है कि लेकिन लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती, ये बात गलत है। तो ए सही आर गलत किस में है, तो विकल्प डी में है। तो विकल्प डी जो है वो सही है 74 का। देखो आंसर डी है, लिखा है कि कहानी छोटी मुंह बड़ी बात करती है। कहानी में कल्पना भाव प्रवणता अत्यधिक होने से हमें वास्तविक जगत एवं मिथ्या जगत को समझने में सहायक तो है, किंतु कहानी में अपनी क्षमता से अधिक भाव तथा दशा बताई जाती है। अतः कहानी छोटी मुंह बड़ी बात की लोकोक्ति के सत्य करती है, लेकिन लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित कर सकती है। अतः दिया तर्क गलत है। इसलिए अभिकथन ए सही तथा तर्क क्या है वो गलत है। प्रश्न संख्या 75 में कि नारीवाद प्रतिसत्तात्मकता समाज में संघर्ष का विमर्श है। तर्क आर में इसलिए हिंदी का संपूर्ण स्त्री लेखन अपने लिए पुरुषों के अस्तित्व को नकारता है। ए में कि ए गलत आर सही, बी में कि ए गलत आर गलत, सी में कि ए सही आर गलत और डी में कि ए सही आर सही। तो 75 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखो नारीवाद सत्तात्मक समाज में संघर्ष का विमर्श है, ये बात तो सही है। तर्क आर में इसलिए हिंदी का संपूर्ण स्त्री लेखन अपने लिए पुरुषों के अस्तित्व को नकारता है, ये बात गलत है। तो ए सही आर गलत किस में है, तो विकल्प सी में है। तो 75 का विकल्प सी जो वो सही है। आंसर क्या, आंसर सी है। लिखा है कि नारीवाद प्रतिसत्तात्मक समाज से संघर्ष का विमर्श है, इसलिए हिंदी का संपूर्ण स्त्री लेखन अपने लिए पुरुषों के अस्तित्व को स्वीकार तो करता है, किंतु पुरुष अस्तित्व के विसंगतियों में नारी की मनोस्थिति तथा सामाजिक दशा को दर्शाता है, न कि नकारता है। अतः अभिकथन ए सही किंतु उसका तर्क आर जो है वो गलत है। तो ये थे आज के 25 प्रश्न। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको और ऐसे प्रश्न लेकर आता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।